यह कितने आश्चर्य की बात है कि आज़ादी से पहले जिस कांग्रेस को हिंदूवादी राजनीतिक दल माना जाता था, आज़ादी के बाद उसने हिंदुओं से विमुखता का मार्ग अपनाया तथा उन सब शक्तियों को अपना वोट बैंक बनाया जो या तो हिंदुओं के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी थे या फिर हिंदुओं के ही समुदायों में से बिखेर कर अलग किए जा सकते थे। कैसे, आइए जानते हैं। भारत के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका और उसकी विचारधारा पर बहस सदैव केंद्र में रही है। आलोचकों का एक वर्ग यह मानता है कि स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस की नीतियों में एक विशेष प्रकार का वैचारिक झुकाव रहा, जिसे अक्सर छद्म धर्मनिरपेक्षता या हिंदू विमुखता के रूप में देखा जाता है। यह आलेख उन ऐतिहासिक और राजनीतिक घटनाक्रमों का विश्लेषण करता है जो कांग्रेस की कार्यप्रणाली और उसकी सांस्कृतिक समझ पर प्रश्न चिन्ह है। 1. नेहरूवादी दृष्टिकोण और इतिहास का पुनर्लेखन। जवाहरलाल नेहरू के बारे में यह व्यापक रूप से चर्चा की जाती है कि उन्होंने स्वयं को हिंदू बाई एक्सीडेंट, संयोगवश हिंदू कहा था। यद्यपि उनके समर्थक इसे उनकी उदारवादी सोच बताते हैं, परंतु आलोचक इसे उनकी अपनी संस्कृति से विरक्ति मानते हैं। सत्ता संभालने के बाद नेहरू के कार्यकाल में शिक्षा और अकादमिक संस्थानों में साम्यवादी मार्क्सवादी चिंतकों को प्रमुखता दी गई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जेएनयू जैसे संस्थानों में ऐसे इतिहासकारों की नियुक्तियां हुईं जिन्होंने भारतीय इतिहास को वर्ग संघर्ष के चश्मे से देखा। आरोप है कि इस वाम कांग्रेसी गठबंधन ने जानबूझकर ऐसा इतिहास लिखवाया जिसमें आक्रांताओं के अत्याचारों को कम करके दिखाया गया, भारतीय राजाओं के शौर्य को हाशिए पर रखा गया, हिंदू रीति रिवाजों और सामाजिक संरचना को दोषी या आउटडेटेड सिद्ध करने का प्रयास किया गया। 2. गांधी व इंदिरा की हत्या के उपरांत हिंसा का तांडव भारत के इतिहास में 2 ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने लोकतंत्र को शर्मसार किया, लेकिन उनके राजनीतिक परिणाम और प्रतिक्रियाएं बेहद विवादास्पद रहीं। 1948 का ब्राह्मण विरोधी नरसंहार। महात्मा गांधी की हत्या के बाद महाराष्ट्र में विशेष रूप से चित्पावन ब्राह्मणों को निशाना बनाया गया। हजारों घर जला दिए गए और हिंसा का नंगा नाच हुआ। आरोप है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस हिंसा को रोकने में वह तत्परता नहीं दिखाई जो अपेक्षित थी। 1984 का सिख नरसंहार। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली सहित पूरे भारत में सिखों का कत्लेआम हुआ। राजीव गांधी का कथन, जब बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है, आज भी उस हिंसा को न्यायोचित ठहराने के प्रयास के रूप में देखा जाता है। यह दोनों घटनाएं दर्शाती हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में हमलावरों को कई बार राजनीतिक संरक्षण मिला। 3. कश्मीरी पंडितों का निष्कासन। 1990 में कश्मीर घाटी से लाखों हिंदू कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया। उन्हें रालीव, गालीव या चालीव, धर्म बदलो मरो या भागो के नारे के साथ डराया गया। तत्कालीन केंद्र सरकार, जिसे कांग्रेस का मौन समर्थन प्राप्त था, और घाटी की राजनीति में कांग्रेस के सहयोगियों की भूमिका पर आज भी सवाल उठते हैं। अपनी ही भूमि पर शरणार्थी बने इन हिंदुओं के प्रति कांग्रेस का रवैया हमेशा उपेक्षापूर्ण रहा, जिसे वोट बैंक की राजनीति समझा जाता है। 4. वक्फ बोर्ड और विवादास्पद कानून। कांग्रेस सरकार द्वारा लाए गए वक्फ अधिनियम, विशेषकर 1995 और 2013 के संशोधन ने वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां प्रदान की। इन कानूनों के कारण बोर्ड किसी भी भूमि को अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है और उसे चुनौती देना अत्यंत कठिन बना दिया गया। आरोप है कि इन प्रावधानों का उपयोग सरकारी संपत्तियों, मंदिरों की भूमि और आम नागरिकों की जमीनों पर अवैध कब्जे के लिए किया गया, जिससे तुष्टीकरण की नीति स्पष्ट झलकती है। 5. आरक्षण और धर्म आधारित राजनीति। संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता, फिर भी कांग्रेस ने समय समय पर इसके प्रयास किए। 2014 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुस्लिम अल्पसंख्यकों को शिक्षा में 5% आरक्षण देने का निर्णय इसका प्रत्यक्ष प्रमाण था। इसे न्यायालय ने भी संवैधानिक सीमाओं के विरुद्ध माना।
आलोचकों का तर्क है कि विकास के बजाय धर्म के आधार पर बंटवारा करना कांग्रेस की पुरानी रणनीति रही है। 6. क्षमादान का विरोधाभास। राजीव के हत्यारे बनाम गोडसे कांग्रेस के भीतर एक अजीबोगरीब उदारता का विरोधाभास दिखता है। प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने व्यक्तिगत और राजनीतिक स्तर पर राजीव गांधी के हत्यारों जैसे नलिनी के प्रति सहानुभूति दिखाई और उनकी सजा कम करने या रिहाई का विरोध नहीं किया। वहीं दूसरी ओर नाथूराम गोडसे को लेकर कांग्रेस का रुख आज भी उतना ही आक्रामक है। लेकिन आलोचक पूछते हैं कि जो परिवार विदेशी साजिश के तहत हुई अपने नेता की हत्या के दोषियों को माफ कर सकता है, वह वैचारिक विमुखता के कारण हिंदुओं के एक वर्ग को आतंकी सिद्ध करने के लिए गोडसे के नाम का उपयोग निरंतर क्यों करता है। 7. अन्य घटनाएं। भगवा आतंकवाद और राम मंदिर का विरोध कांग्रेस की हिंदू विमुखता के अन्य उदाहरण भी इतिहास में दर्ज हैं। 1. भगवा आतंकवाद, सैफरन टेरर। संप्रग यूपीए सरकार के दौरान पी चिदंबरम और सुशील कुमार शिंदे जैसे मंत्रियों ने भगवा आतंकवाद शब्द रचकर पूरी हिंदू संस्कृति को अपमानित करने का प्रयास किया। 2. राम मंदिर पर हलफनामा। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस सरकार के दौरान हलफनामा देकर भगवान राम के अस्तित्व को काल्पनिक बताया गया। 3. राम सेतु। व्यापारिक लाभ के लिए राम सेतु को नष्ट करने की योजना सेतु समुद्रम परियोजना बनाई गई, जिसे हिंदुओं की आस्था पर चोट माना गया। 4. साधु संतों की उपेक्षा। पालघर में संतों की लिंचिंग हो या अन्य धार्मिक मामले, कांग्रेस शासित राज्यों में अक्सर बहुसंख्यक समाज की संवेदनाओं को दरकिनार किया गया। उपरोक्त घटनाओं का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस की राजनीति अक्सर एक विशेष संतुलन बनाने के प्रयास में बहुसंख्यक समाज के हितों और भावनाओं की अनदेखी करती रही है। चाहे वह इतिहास का विकृतीकरण हो, वक्फ जैसे एक तरफा कानून हो या सिखों और कश्मीरी पंडितों के प्रति संवेदनहीनता, इन सभी ने जनता के मन में यह धारणा पुख्ता की है कि कांग्रेस की विचारधारा भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों से विमुख रही है। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।